विकास की अवस्थाएं। शैक्षिक दृष्टिकोण से विकास की निम्न अवस्थाएं होती हैं। पहला जो अवस्था आपका है शैशवावस्था होता है। इसकी जो उम्र होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु जो होती है शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। तीसरा आपका होता है किशोरावस्था। इसकी जो आयु होती है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की होती है। प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो इसकी जो आयु है 18 वर्ष से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती है। पुनः हम देखते हैं बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 से 10 वर्ष तक की आयु आपकी है, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। इसकी जो एज होती है उम्र होती है 10 से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगर किशोरावस्था को, तो किशोरावस्था को भी पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका होता है पूर्व किशोरावस्था जिसकी एज होती है 12 से लेकर के 16 वर्ष, और दूसरा होता है उत्तर किशोरावस्था जिसकी एज होती है 16 से लेकर के 18 वर्ष की। अगर बात करें शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार से हैं, जिससे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो कि निम्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को क्या कहा है, तो उन्होंने बोला कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये कथन किसका है? ये कथन है वैलेंटाइन का। दूसरा है थॉर्नडाइक के अनुसार, जिसको हम लोग थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं और इन्होंने सबसे पहली पुस्तक लिखी थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनकी पहली पुस्तक क्या नाम था, उसको आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार जो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु का समय होता है उसमें बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है। ये किसने कहा था? ये कहा था थॉर्नडाइक ने। बात करें अगर हम फ्रायड की, फ्रायड ने क्या बोला शैशवावस्था को, तो व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वो इन 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने बोला था? ये फ्रायड साहब ने बोला था। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था क्या होती है, तो वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की गति अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। गैसलेक के अनुसार प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष के दुगुना सीख जाता है। गुटेन एनफ के अनुसार व्यक्ति में जितना विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये किसने बोला था? गुटेन एफ ने बोला था। अगला है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो ने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की सदी कहा है क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए और इसी के आधार पर निष्कर्ष निकला कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था के उपनाम, शैशवावस्था को हम और किस नामों से जानते हैं, तो आप इस नाम से भी जान सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दे रखा है अतार्किक अवस्था। अगर आपसे पूछा जाए अतार्किक अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो आप बता सकते हैं शैशवावस्था का उपनाम है, यानी कि शैशवावस्था को कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे खिलौनों की आयु, वो भी आप ध्यान रखेंगे, शैशवावस्था को कहते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ये भी आपकी शैशवावस्था में होती है। जीवन का महत्वपूर्ण काल जो है वो भी आपकी शैशवावस्था का उपनाम है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, वो भी आपके शैशवावस्था ही है। अब बात करेंगे हम लोग शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। सीखने का जो आदर्श काल इसे माना जाता है। सीखने की क्रिया में तीव्रता, सीखने का अनोखा काल इसकी विशेषता होती है। कल्पना की सजीवता होती है, इसमें दूसरों पर निर्भरता होती है, आत्म प्रेम स्वमोह की भावना इसमें होती है, नैतिक गुणों का अभाव होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार इसी में होता है,
काम शक्ति का प्रदर्शन इसी में होता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया भी इसी में होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी इसी में होती है। दोहराने की प्रवृत्ति भी इसी में पाई जाती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी इसी में पाया जाता है और संवेगों का प्रदर्शन भी इसी में होता है। संवेगों की बात करते हैं तो संवेग मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। मैकडूगल के जो 14 संवेग थे। बात करें अगर सहस्रावस्था की, मानसिक व शारीरिक विकास क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो शारीरिक वजन होता है उस प्रेजेंट टाइम में जन्म समय 3 किलोग्राम होता है और 6 महीने बाद इसका कितना होता है, दुगना होता चला जाता है। यानी 6 महीने पे इसका जो वजन होता है 3 का दुगना करते चले जाएंगे, उसका बढ़ता चला जाएगा। मस्तिष्क की बात करते हैं तो जन्म के समय इसका मस्तिष्क का जो वजन होता है 300 ग्राम होता है और सहस्रावस्था के अंत में 1 से लेकर के 25 किलोग्राम तक हो जाता है। बोन की बात करते हैं तो जन्म के समय 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं शिशु में। और हृदय की धड़कन की अगर बात करें तो हृदय की धड़कन 140 बीट पर मिनट होता है। यानी कि 1 मिनट में उसका जो हृदय का धड़कन होता है वो 140 बार धड़कता है। और जो स्वस्थ मनुष्य का होता है आपको पता है उसका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। सेकेंड अवस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था की अगर बात करते हैं तो इसकी जो अवधि होती है वो 6 वर्ष से लेकर के आपकी 12 वर्ष तक की है। दूसरा पॉइंट है बाल्यावस्था में विकास की जो गति होती है मंद हो जाती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती आती है। अगर मंद गति होती है तो इसका जो चीज़ें हमारी विकास हो चुकी हैं उसमें मजबूती आती है, इसलिए मंद होना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे एक नोट्स की बात करते हैं तो नोट यह है, बाल्यावस्था को हम गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। जो बाल्यावस्था आपकी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अवस्था में नेता बनने की इच्छा भी रहती है। पॉइंट को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसी एज को हम क्या कहते हैं, इसी एज में नेता बनने की जो इच्छा होती है किस अवस्था में होती है, वो बाल्यावस्था में होती है। बाल्यावस्था के उपनाम इस प्रकार से हैं। इसको हम किस किस नामों से जानते हैं, इसको हम आरंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहते हैं, जीवन का अनोखा काल भी इसी को कहते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था इसी को कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी को कहते हैं, खेल की अवस्था इसी को कहते हैं, समूह या टोली की अवस्था भी इसी को कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी इसी को कहते हैं। बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण काल कौन कौन से काल हैं, यहाँ पे बात करते हैं अगर हम काल व ब्रुस की, तो इन्होंने बोला बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। रास के अनुसार इन्होंने बाल्यावस्था को क्या बताया है, बाल्यावस्था को मित परिपक्वता का छद्म काल कहा है इन्होंने। स्ट्रेक के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल जिसे 10 वर्ष का बालक ना जाने। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिसामाजीकरण का काल कहा जाता है। विशेषताओं की बात करते हैं तो शारीरिक विकास में स्थिरता होती है इस काल में, मानसिक विकास भी स्थिर रहता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, वास्तविक जगत से संबंधित होता है, जिज्ञासा की प्रबलता इसी में होती है, रचनात्मक कार्यों में आनंद होता है, समूह भावना का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास इसी में होता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उद्देश्य भ्रमण की भावना इसी में होती है, काम शक्ति की न्यूनता होती है, रुचियों में परिवर्तन होते हैं, संवेगों का दमन व प्रदर्शन इसी में होता है। शारीरिक विकास की बात करते हैं बाल्यावस्था में किस प्रकार से होता है, तो बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास होता है बालिका बालक से सर्वाधिक लंबी होती है। इसी काल में जो बालिका होती है वो बालक से लंबी होती है। ये जो कौन सा काल होता है, बाल्यावस्था। हृदय की जो धड़कन होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है पहले की अपेक्षा। पहले 140 थी सहस्रावस्था में, अब कम होकर कितनी हो गई, 100 मिनट प्रति मिनट हो गई, यानी कि 1 मिनट में 100 बार वो धड़क रहा है। जो बोन्स थे वो क्या हो गए, 350 बोन हो गए।
270 से बढ़ के 350 बोन्स हो गए। मसल्स हो गए 35% डेवलप्ड हो गए, जो मसल्स हैं वो 35% तक डेवलप्ड हो गए। संवेगात्मक विकास की बात करते हैं तो जीवन की अनोखी अवस्था होती है। इसी काल में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है। इच्छा की पूर्ति ना होने पर निराशा इसी में होती है। बात करें अगर सामाजिक अवस्था की, तो सामाजिक अवस्था में देखते हैं समूह, टोली व मित्र बनाने की प्रबल इच्छा, सहयोग, सद्भावना देखने को मिलता ही है। मित्र कौन कौन से हो सकते हैं? बालक का बालक, बालिका बालिका का। किशोरावस्था, किशोरावस्था की अगर बात करते हैं तो इसकी अवधि स्टार्ट होती है 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की चलती है। और लैटिन, अगर हम बात करते हैं एडोलसेंस, यानी कि लैटिन भाषा में एडोलसेंस एडोल्स केयर से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजनन या परिपक्वता का विकास होना। किशोरावस्था के उपनाम इस प्रकार से हैं। इसको हम स्वर्णकाल के नाम से यानी कि गोल्डन एज के नाम से जानते हैं किशोरावस्था को। बसंत ऋतु की अवस्था इसी को कहते हैं। दुखी अवस्था भी इसी को कहते हैं किशोरावस्था को। उलझन की जो अवस्था होती है किशोरावस्था होती है। अत्यंत जटिल अवस्था कौन सी है? वो आपकी किशोरावस्था है। अमूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहते हैं। और विद्रोही उम्र इसी को कहते हैं। किशोरावस्था से जुड़े कुछ कथन इस प्रकार से हैं। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास है वह अचानक होता है। जो शारीरिक होता है, मानसिक होता है और सामाजिक जो विकास होता है वो कैसा होता है? अचानक से होता है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरा अवस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। विशेषताओं की बात करते हैं, इसमें लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि होती है। मानसिक विकास की तीव्र वृद्धि, चिंतन मनन, काम शक्तिका की परिपक्वता, नशा की ओर उन्मुखता, दिवा स्वप्न देखने लगता है, विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है, स्वतंत्रता की भावना होती है, ईश्वर व धर्म से में उपासना व आस्था इसी के समय आती है। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी हो जाती है? 270। जो दांत होते हैं वो कितने आपके हो जाते हैं? 16। और जो धड़कन होती है आपकी 140। ये शैशवावस्था की हो गई। और अगर हम बात करें बाल्यावस्था की, तो इसमें बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350, 15 पक्के दांत हो जाते हैं, 100 आपकी धड़कन की जो बीट्स होती है। किशोरावस्था की बात करते हैं तो हड्डियों की संख्या इसमें पाई जाती है 206 और 27 से 28 पक्के दांत निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो हार्ट बीट होता है वो 72 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे तीनों का कंपेरिजन कर दिया गया है। शारीरिक क्या क्या बदलाव होते हैं, कितने दांत होते हैं, कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं और आपके धड़कन की बीट्स कितनी हो जाती है वो भी बता दिया गया है। बात करें अगर थायराइड ग्रंथि का विकास, तो थायराइड ग्रंथि में आवाज़ जो हमारी होती है किशोरी की पतली हो जाती है और किशोर की कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। मानसिक विकास की अगर बात करते हैं तो मानसिक विकास में क्या होता है? क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष से पूर्ण मानसिक विकास होता है। कितना होता है? 90% विकास शैशवावस्था में होता है। वाटसन के अनुसार 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या अधिगम है। यहाँ पे अधिगम की बात की जा रही है। अधिगम अगला टॉपिक आपका। B.F. स्किनर के अनुसार अधिगम यानी कि अधिगम क्या होता है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। किसने बोला था? B.F. स्किनर ने बोला था। गेट्स ने बोला था अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ये क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। विलियम्स वुडवर्थ के अनुसार अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम के अगर पक्ष की बात करते हैं तो अधिगम
के 3 पक्ष माने गए हैं। पहला तो है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है क्रियात्मक पक्ष और तीसरा है भावनात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष है यहाँ पे। ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, इसमें ज्ञान के द्वारा सीखा जाता है। क्रियात्मक पक्ष में की बात करते हैं तो क्रिया से सीखना होता है। और भावात्मक पक्ष में आपका भावात्मक पक्ष जो होता है वो भावनाओं से सीखना होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं इच्छा शक्ति, अभिप्रेरणा और आय। और भी ढेर सारे हैं। अधिगम असक्तता, यानी कि अगली टॉपिक है आपका अधिगम असक्तता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ स्टार्ट होता है। जैसे कि पहला यहाँ पे अधिगम अक्षमता दिया गया अफेज्या। अफेज्या क्या होता है? इसके कारण कौन सी असक्तता आ जाती है? क्या विकार होता है? तो अफेज्या अगर आप तो आता है तो इसमें ध्यान में रखना है, इसमें भाषा एवं संप्रेषण असक्तता क्या कहलाती है? अफेज्या कहलाती है। यानी कि जो कम्युनिकेशन करने की, बात करने की और भाषा से संबंधित कोई अगर विकार है तो किसके अंतर्गत आएगा? वो आपका अफेज्या के अंतर्गत आएगा। अलेक्सिया की बात करते हैं तो इसमें पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या यूजुअल अफेज्या भी कहा जाता है। विजुअल अफेज्या भी कहा जाता है या एक्वायर्ड डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया कौन सा विकार होता है? इसका संबंध पठन विकार से है। इससे पीड़ित बालक बी व डी में अंतर नहीं कर पाता है, शा और वाज में अंतर नहीं कर बता पाता है तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस वाले विकार को बोलते हैं आपका पठन संबंधित विकार। इसी प्रकार से अगला आपका विकार है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया की बात करेंगे तो यह एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे चलना, लिखना, टहलना, बोलना आदि नहीं कर पाता है। तो ये आपका किस प्रकार से, यानी कि शारीरिक विकार होता है। इसमें इसी को हम कहते हैं, इसमें व्यक्ति होता है, बालक होता है, वो कैसा होता है? चल नहीं पाता, लिख नहीं पाता है, टहल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। ऐसे विकार को हम कहते हैं अप्रेक्सिया। मेरी और आगे वाले जो पॉइंट है इंपॉर्टेंस से भी हैं। जैसे डिस्ग्राफिया की बात करते हैं तो इसे लिखने से संबंधित विकार होता है। यहाँ पे ग्राफ शब्द आया तो ग्राफ पे हम क्या करते हैं? लिखते हैं, कुछ ड्रा करते हैं, बनाते हैं। तो हम लिख कर के बनाते हैं। तो लिखने से संबंधित जो विकार अगर आता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफिया। यानी कि डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित विकार हो गया। डिसकैलकुलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर शब्द आया। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? गणित में करते हैं। इसलिए इससे पीड़ित व्यक्ति जो होता है, बच्चे होते हैं, गणित को समझने में कठिनाई होती है, कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसलिए इसे न्यूमलेक्सिया यानी कि न्यूमलेक्सिया भी के नाम से भी जाना जाता है या डिसकैलकुलिया के नाम से भी जानता है। यानी गणितीय समझ में कठिनाई होना ही आपके कहलाता है, या कह सकते हैं गणितीय विकार डिसकैलकुलिया। डिस्थीमिया की बात करते हैं। डिस्थीमिया इससे पीड़ित जो बच्चा होता है सदैव तनाव में रहता है तथा उसकी मन स्थिति निम्न रहती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका है, इसमें थीमिया यानी कि टी आ रहा है थीम में, डिस्थीमिया और आपका टेंशन में आप भी देखते हैं, टेंशन में आपका क्या आता है? टी आता है। तो टेंशन मतलब तनाव होता है और टी यहाँ पे आ गया था, यानी कि थीमिया और टेंशन तो दोनों, यानी कि जिसमें तनाव हो और जिसमें टी, इसमें भी टी, इसमें दोनों टी आ रहा है। यानी कि डिस्थीमिया अगर आपको दिखाई देगा तो आप समझ लीजिएगा वो तनाव से संबंधित है। डिस्मॉर्फिया। अब डिस्मॉर्फिया क्या होता है? इससे पीड़ित व्यक्ति को सदैव यह भ्रम रहता है कि उसके अंग बहुत छोटे हो गए। जैसे कि अब मान लीजिए मोर यहाँ पे आ रहा है, मोर को क्या समझ लिए? आपको भ्रम हो गया, अब उसको आप क्या समझ लिए? मुर्गा समझ लिए। ठीक है, अगर आपने उसको मुर्गा समझ लिया यानी कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं उसको भ्रम हो रहा है। इसी प्रकार से आपको भ्रम होता है, इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको भ्रम होता है कि उसका अंग है वो छोटा हो गया। तो डिस्मॉर्फिया से आप यहाँ पे मोर से समझ लेंगे, मोर से आप क्या, मोर को मुर्गा समझ ले रहे हैं, यानी कि इसको भ्रम हो रहा है और अपने आप के अपने अंग को छोटा समझ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। बात करें अगला सीखने का वक्र व पठार। वक्र होता क्या है? सबसे पहले जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जन्म से सीखने की गति एक सी नहीं होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। पहला आपका है यहाँ पे तोदर या नकारात्मक वक्र,
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल। ठीक है, समय व प्रयासों के साथ सीखने की गति धीमी पड़ जाती है, उसे ही वक्र के रूप में उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका घटनशील इक्वल टू उन्नतोदर या नकारात्मक, इसको हम तीनों नाम से जान सकते हैं, घटनशील वक्र, उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक। यहाँ आप देख रहे हैं आपके जो वक्र बनाया गया इस प्रकार से आपका वक्र है। पहले क्या होगा, आपकी सीखने की प्रवृत्ति बढ़ी, फिर धीरे धीरे क्या कम हो रही है, तो इस प्रकार के हमको बोलते हैं नकारात्मक वक्र या उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं, या घटनशील वक्र के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स। नतोदर या सकारात्मक वक्र क्या होता है आपका, इसको हम कॉनकेव के नाम से जानते हैं। समय व प्रयासों के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है, जितना प्रयास बढ़ेगा उतनी ही सीखने की मात्रा भी बढ़ेगी, यानी कि इसको हम वर्धनशील वक्र भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे बढ़ रही है, थोड़ा सा बराबर चल रही है, फिर बढ़ रही है, फिर इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नतोदर या सकारात्मक वक्र या अवतल वक्र। तीसरा आपका आता है मिश्रित या एस प्रकार का वक्र। इसमें दोनों प्रकार के जो वक्र होते हैं मिश्र हो जाते हैं, जैसे कि नतोदर व उन्नतोदर जो वक्रों का मिला जुला रूप होता है उसे हम कहते हैं मिश्रित वक्र। इसमें गति तीव्र व मंद होती है। तो गति होती है हमारी कैसी होती है, जो गति होती है इसमें तीव्र और मंद होती है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बन के दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अगला हमारा सरल वक्र है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह सरल रेखा में बढ़ती रहती है। बात करते हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की। सर्वप्रथम अगर बात करें तो सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया, तो आंसर में जानेंगे फ्रांसिस गॉल्टन ने किया था सन 1850 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम बुद्धि का जो प्रयोग किया, बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आप बताएंगे सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था फ्रांसिस गॉल्टन ने 1885 ईस्वी में। अब बुद्धि क्या होती है, तो बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार की योग्यता ही क्या कहलाती है, आपकी बुद्धि कहलाती है। बुद्धि कैसी है, तो बुद्धि हमारी कैसी होती है, अमूर्त होती है। डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की परिभाषा। टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है, तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जो हमारे अमूर्त विचार है उसके बारे में सोचने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। किसने बोला, टर्मन ने बोला था। बकिंघम के अनुसार, बकिंघम ने बोला था सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। बुट्टवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नामनीयता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंसी, तो क्वालिटी क्या क्या हो सकते हैं इंटेलिजेंस के, बुद्धि की क्वालिटी क्या है, तो बुद्धि की क्वालिटी इस प्रकार से है। बुद्धि जन्मजात शक्ति एवं योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि जो होती है बहुआयामी व जटिल योग्यताओं का समूह होता है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो आपके बुद्धि के प्रकार मूर्त और अमूर्त होते हैं। बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं तो बुद्धि के सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है आपका। बुद्धि के सिद्धांत की बात करते हैं तो एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था उसने दिया था अल्फ्रेड बिने ने, और कब दिया था, सर 1911 ईस्वी में। बुद्धि में एक तत्व सामान्य तत्व होने की बात बताई, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि जो एक तत्व सिद्धांत दिया गया था उसको अन्य नाम से हम जानते हैं, उसको नाम से क्या नाम है, निरंकुशवादी सिद्धांत। द्वि तत्व सिद्धांत किसने दिया, द्वि तत्व सिद्धांत की बात करते हैं तो स्पीयरमैन ने दिया था सर 1904 ईस्वी में बुद्धि का द्वि तत्व सिद्धांत। और ये लंदन और ब्रिटेन में इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए, पहला तो सामान्य तत्व, दूसरा था विशिष्ट तत्व है। बाद में इन्होंने एक और
तत्व समूह में जोड़ दिया और सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाता है द्वितत्व और त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ध्यान में रखना है स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया था। बहुतत्व के सिद्धांत की बात करते हैं। बहुतत्व सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, जो कि यूएसए के वैज्ञानिक है, अमेरिका के वैज्ञानिक है। इनके द्वारा व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। और आपका लास्ट आता है समूह तत्व सिद्धांत। तो समूह तत्व सिद्धांत की बात करते हैं तो इसको दिया था थर्स्टन ने सन 1938 ईस्वी में। इनकी बुक थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इन्होंने कुल इसके 13 तत्व बताए थे और इसमें से 7 तत्व का प्रमुख 7 जो तत्व थे वो प्रमुख तत्व थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, त्रिआयामी यानी पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, आरबी कैटल ने दिया था। बुद्धि लब्धि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। इंटेलिजेंस क्वेंटिएंट यानी कि बुद्धि लब्धि इसको कहते हैं, आईक्यू इसको हम बोलते हैं। तो बुद्धि लब्धि इक्वल टू आईक्यू इक्वल टू क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे मानसिक आयु यानी कि मेंटल आयु, मानसिक आयु मेंटल आयु अपन रियल आयु यानी कि वास्तविक आयु। ये पहले ये फार्मूले में बताया था, किसने बताया था सबसे पहले, ये बताया था स्टर्न ने बताया था सर्वप्रथम। उसी फार्मूले में ये जो मानसिक आयु वास्तविक आयु तो उसमें गुणा कर दिया 100 से। तो ये किसने बता दिया, इसने बता दिया, टर्मैन ने बता दिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको याद करने का तरीका किस प्रकार से है कि किसने सबसे पहले दिया किसको बाद में दिया था, तो आपको नाम याद रहता है स्टर्न ने दिया था और टर्मैन ने दिया था। लेकिन ये कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले किसने दिया था बाद में किसने दिया था। तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे स्टर्न जो आ रहे हैं उनका जो एस आता है, एस जो आता है वो पहले आता है, यानी कि अगर अल्फ़ाबेट में देखते हैं तो एस पहले आता है, उसके बाद एस के बाद टी आता है, यानी कि एस यानी कि स्टर्न आ गए पहले, स्टर्न पहले आ जाएंगे। तो जो बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया, जो फार्मूला दिया यानी कि मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु, वो किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। और एस से इनका नाम स्टार्ट होता है यानी कि एस पहले आता है, टी बाद में आता है, यानी टर्मन आएंगे। और टर्मन ने जब 100 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फार्मूला बन गया आई क्यू इक्वल टू मेंटल आयु अपन रियल आयु गुणे 100। और इस फार्मूले को भी याद करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है, कभी कभी हम मानसिक आयु को ऊपर लिख लेते हैं, मानसिक आयु को नीचे लिख देते हैं और वास्तविक आयु को ऊपर लिख लेते हैं। अब हमें कन्फ्यूजन रहता है कि ऊपर कौन रहता है कौन सा नीचे रहता है, तो उसको भी ध्यान कर उसी प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर ध्यान रखेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से एम पहले आता है, उसके बाद आर आपका बाद में आता है यानी कि रियल, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो आई क्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा मेंटल आयु अपन रियल आयु गुणे 100। तो यह कोई भी एक क्वेश्चन आपका पक्का रहता है फार्मूले पे, या पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आईक्यू निकालना पड़ेगा, या आपको आईक्यू दे दिया जाएगा, इसमें से एक मानसिक आयु दे दी जाएगा या तो वास्तविक आयु दे दी जाएगी आपसे। तो एक आपसे पूछ लिया जाएगा, इसमें से कुछ कोई भी दो दे सकता है, तीसरा पूछ सकता है। तो इस प्रकार से अगर फार्मूला आपको याद हो गए, याद भी क्या करना है आपको, अगर पता है मेंटल आयु अपन वास्तविक रियल आयु यानी एम पहले आता है अगर अल्फ़ाबेट में, आर बाद में आता है, और सबसे पहले किसने दिया था स्टर्न ने, एस पहले आता है, टी बाद में आता है। इस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के विश्लेषक द्वारा आईक्यू का भी जो वितरण इस प्रकार से दिया गया है, आईक्यू, और इस तरह आप देखेंगे कॉलम बना लेंगे बॉक्स में, 2 कॉलम बने हैं, एक तरफ आईक्यू लिखा हुआ है, एक तरफ वितरण लिखा हुआ है। जो 130 से ऊपर वाले होते हैं आईक्यू, उसको हम किस में रखते हैं, अति श्रेष्ठ अर्थात प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि 130 या उससे ऊपर वाले जो जिसका आईक्यू रहता है उसको हम किस में रखते हैं, अति श्रेष्ठ अर्थात प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत रखते हैं। 120 से लेकर 129 तक के जिसकी आईक्यू रहती है उसको हम रखते हैं श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत। 110 से लेकर 119 तक की जो आईक्यू रहती है उसको हम उच्च यानी कि सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। 90 से लेकर के 109 तक की जो आईक्यू रहती है उसको हम सामान्य बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं।
80 से लेकर 89 तक मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। 70 से लेकर 79 तक क्षीण बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और 69 से लेकर के नीचे वाले जितने होते हैं वो निश्चित क्षीण बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिक मैरियल द्वारा आईक्यू विवरण इस प्रकार से है। इन्होंने बताया था आईक्यू और इधर वितरण बताया था। तो इन्होंने 140 या उससे ऊपर वाले जो व्यक्ति होंगे, आईक्यू वाले व्यक्ति होंगे, उनको हम रखे गए थे अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली के अंतर्गत। 120 से लेकर 139 वो श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आए थे। 110 से लेकर 119 उच्च सामान्य बुद्धि के अंतर्गत थे। 190 से लेकर 109 आईक्यू वाले सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आए थे। 80 से लेकर 89 तक मंद बुद्धि के अंतर्गत आए थे। और 70 से लेकर 79 के बीच जो है वो क्षीण बुद्धि वाले थे। 69 से जो नीचे हैं वो निश्चित क्षीण वाले थे। अगला टॉपिक है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग शारीरिक लक्षण पर प्रभाव। आनुवंशिकता बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्माण में उसकी आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अधिकांश जुड़वा भ्रात अथवा द्वियुग्मक होते हैं जो दो पृथक युग्मजों से विकसित होते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर एवं प्रतिभाशाली दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीन जोड़ों में होते हैं। यदि किसी जोड़े में जीन प्रखर होते हैं तो व्यक्ति विशिष्ट लक्षण वाला दिखाई देता है। बुद्धि पर प्रभाव क्या पड़ता है, बुद्धि की बात करते हैं तो गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान जो होती है तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बच्चे पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते। आनुवंशिकता यानी कि वंशानुक्रम की परिभाषा इस प्रकार से है। जेम्स ड्रॉवर के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता होता है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त होने वाला गुण है। पी जिस बर्ड के अनुसार प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य कुछ जैविकीय अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में हस्तांतरित करना ही आनुवंशिकता है। H.A. पेटरस एवं बुटवर्थ के अनुसार व्यक्ति को अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है वंशानुक्रम कहलाते हैं। B.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की विशेषताओं का जन्म पूर्ण योग है। वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट क्या है इसमें बात करते हैं। एनास्टेल्सी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। जिस बर्ड के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है अथवा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है पर्यावरण कहलाता है। बुटवर्थ के अनुसार वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के लिए समय से व्यक्ति को प्रभावित किया। वातावरण संबंधित कारक एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स वातावरण के प्रमुख कारक हैं। भौतिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर, सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर, आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर्स। वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव इस प्रकार से हैं। शारीरिक अंतर का प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यक्ति का प्रभाव, मानसिक विकास का प्रभाव, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। ये सभी प्रभाव कभी कभी वंशानुगत ना होकर वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं।
महत्व है, यानी कि नोट है यहाँ पे। हमें कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि बच्चे के विकास और शिक्षा में वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण। उत्तर में देखेंगे तो मोटर कार के लिए जिस प्रकार इंजन और पेट्रोल का समान महत्व है, उसी प्रकार बालक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण दोनों महत्वपूर्ण हैं। यानी आपको यहाँ बताना था कि यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण था, आपको वंशानुक्रम अधिक महत्वपूर्ण है या वातावरण। तो हम जिस प्रकार से हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मोटर कार के लिए जिस प्रकार से इंजन और पेट्रोल दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार से जो वंशानुक्रम है और वातावरण है, दोनों ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। वंशानुक्रम व पर्यावरण एक दूसरे के पूरक व सहयोगी है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है। संवेग तथा संज्ञान। संज्ञान यानी कि कॉग्निशन। संज्ञान का अर्थ है समझ अथवा ज्ञान। संज्ञान में मुख्यतः पक्ष सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से हैं? आपका ज्ञान पक्ष होता है, संश्लेषण, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन। बात करते हैं हम संज्ञानात्मक विकास का। तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल हैं। संवेग यानी कि इमोशन। संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं संवेग की। तो बुटवर्थ के अनुसार संवेग क्या होता है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। जी.एस. रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें समस्यात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। जरसील्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसने बोला था? जरसील्ड ने कहा था। संवेग के प्रकार की बात करते हैं तो संवेग को संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है, जो कि 14 मूल प्रवृत्तियां को 14 ही संवेग हैं। यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और उतने ही आपके संवेग हैं। वो कौन कौन से संवेग है किसने बताया था? मैकडूगल ने बताया था। तो जैसे कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है एकाकी, दूसरा है भय, तीसरा है वात्सल्य, चौथा है घृणा, पांचवा है कामुकता, छठा है भूख, सातवां है करुणा, आठवां है आत्मीकरण, नौवां है क्रोध, 10वां है आत्माभिमान, फिर उसके बाद आपका अधिकार भावना, आमोद, कृत्य भावना। संवेगों की विशेषताओं की बात करते हैं तो संवेगों की विशेषता इस प्रकार से है। संवेग परिवर्तनशील होते हैं। संवेगों में तीव्रता के गुण पाए जाते हैं। संवेग मानव व्यवहार में परिवर्तित हेतु उत्तरदायी है। संवेग क्षणिक होते हैं। संवेगों में अस्थायी प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों के घटक इस प्रकार से है। शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव और संवेगात्मक अभिव्यक्ति, संवेगात्मक भावनाएं। सामाजिकरण प्रक्रियाएं, टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। समाजीकरण की अवधारणा। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। समाजीकरण के कारण पालन पोषण यानी कि फॉस्टर एंड नरिशमेंट, सहानुभूति, सिंपैथी, सहकारिता, कोऑपरेशन, निर्देश यानी कि डायरेक्शन, आत्मीकरण यानी कि आइडेंटिफिकेशन, अनुकरण यानी कि इमिटेशन, सामाजिक शिक्षण यानी कि सोशल टीचिंग,
पुरस्कार एंड दंड, अवार्ड एंड पनिशमेंट। बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आपका वंशानुक्रम है, दूसरा है परिवार, तीसरा है स्कूल, चौथा है पड़ोस, पांचवा है बालक के साथी, छठा है समुदाय और सातवां है धर्म यानी कि रिलीजियस। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा पारस्परिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रतिपादन कौन इसके रहे हैं? तो जॉन डीवी जो कि यूएसए के हैं, ये आपके इसके प्रतिपादक रहे। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपका मस्तिष्क एवं बुद्धि, जिसको हम इंटेलिजेंस एंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, ज्ञान यानी कि नॉलेज, मौलिक प्रवृत्तियाँ यानी कि बेसिक टेंडेंसी, चिंतन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। महत्व की बात करते हैं तो प्रगतिशील शिक्षा का एक एकात्मक उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा से ये बताती है कि शिक्षा का बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसमें बालक को स्वयं करके सीखने का जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत जॉन डीवी ने 2 तथ्यों को महत्व दिया है। कौन कौन सा है? पहला तो रुचि और दूसरा प्रयास। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। सार्वभौमिकीकरण का अर्थ होता है कि सबके लिए उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए 1 से 8वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इत्यादि शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम हैं। शिक्षा का अधिकार यानी अधिकार अधिनियम, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। शिक्षा का अधिकार राइट ऑफ एजुकेशन अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम मूलतः 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रावधान किया गया है और ये 11वें नंबर का आपका मौलिक अधिकार है। इसे प्रभावी करने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में एक्ट पास कर 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों का तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रवृत्तियों के उपादेयता की जांच की जाती है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक की शिक्षण व्यवस्था कितनी सफल रही। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन का संदेश है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल रूप से विद्यार्थी के ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उसके अधिगम की प्रक्रिया को मूल्यांकन के लिए चुना गया है।